तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी के स्वागत है। स्टूडेंट सीए फाउंडेशन का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे आप 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये चैप्टर बहुत ही डिटेल में हम करने जा रहे हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं इसका। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट तो कर लीजिए, क्योंकि सीए फाउंडेशन मैथ्स से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे एक आसान भाषा में मिल जाएगी, जिससे आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर विच इज़ प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी इज डील विद फाइंडिंग द चांसेस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ब्रॉडली प्रोबेबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और दूसरे को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट ये जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है ये बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीव्स या पर्सनल एटीट्यूड बायस पे बिलीव करती है, पर्सनल ओपिनियन पे बिलीव करती है, और जनरली जो इसका यूजेस है वो डिसीजन मेकिंग में होता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। इट इज इन्फ्लुएंस पर्सनल बिलीफ बायस एटीट्यूड एक्सेट्रा। दिस इज यूज इन डिसीजन मेकिंग। जो हाई लेवल अथॉरिटी होती है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है वहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी यूज होती है। वेर एज ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट? एनी प्रोबेबिलिटी विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये हमारी ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो हम जो यहाँ पे चैप्टर में प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड किया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, जहाँ पे एन ऑफ ए होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट और एन ऑफ एस होता है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, जो सैम्पल स्पेस के अंदर जितने भी नंबर्स रहेंगे वो। सो प्रोबेबिलिटी को डिटेल में समझने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम कुछ प्रोबेबिलिटी में यूज़ होने वाले डेफिनेशंस या वर्डिंग्स को देखते हैं पहले, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहला है एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट क्या होता है? व्हेन एन ऑपरेशन और सीरीज ऑफ ऑपरेशन, एनी एक्ट स्टूडेंट जो भी हम लोग कंडक्ट करते हैं एक आइडेंटिकल कंडीशन में, कोई भी सीरीज ऑफ ऑपरेशन और सीरीज ऑफ एक्ट इफ इट इज कंडक्टेड इन एन आइडेंटिकल कंडीशन देन इट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट ऐसा एक्ट जिसका जो आउटकम है, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन एडवांस, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आउटकम को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। से फॉर एग्जांपल मैच के दौरान जो टॉस होती है तो जो आउटकम आएंगे वो दोनों टीम के प्लेयर को मालूम रहता है कि इधर हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन इजीली किया जा सकता है। एग्जैक्ट क्या आएगा ये नहीं बता सकते, बट प्रेडिक्ट कर सकते आउटकम क्या होगा। तो आउटकम यहाँ पे डिफाइंड है कि आइदर हेड आएंगे या फिर टेल आएंगे। सो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा एग्जाम्पल, अगर डाइस रोल करते हैं तो सबको एडवांस में ही मालूम रहता है कि इधर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। सो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट वो है इवेंट। व्हाट इज कॉल्ड इवेंट?
स्टूडेंट इवेंट क्या होता है? इवेंट इज अ फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं, जैसे कि हमने एक कॉइन टॉस किया, मैच से पहले मैंने एक कॉइन टॉस किया, पॉसिबल आउटकम जो आ सकते हैं, जो प्रेडिक्टेबल है, वो है हेड और टेल। अब अगर मैं हेड प्रेडिक्ट करता हूं तो मेरे लिए फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा? हेड। अगर मैं टेल प्रेडिक्ट करता हूं तो मेरे लिए फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा? टेल्स। सो इवेंट इज अ फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे एक डाइस रोल किया और रोल करने के बाद पॉसिबल आउटकम आएंगे 1 2 3 4 5 6 और मुझे नंबर 4 चाहिए, तो नंबर 4 मेरे लिए क्या है? फेवरेबल आउटकम है। और इसके अलावा जो भी आ रहे हैं वो सब मेरे लिए क्या हो जाएंगे? अनफेवरेबल आउटकम। जैसे कि मैंने हेड बोला और टेल आ गया, तो अनफेवरेबल आउटकम जो है वो टेल से मेरे लिए, फेवरेबल आउटकम मेरा क्या था? हेड्स था। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज सिंपल एलिमेंट एंड कंपाउंड इवेंट। स्टूडेंट सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट बहुत ही सिंपल होता है। से फॉर एग्जांपल सिंपल इवेंट उसको बोलेंगे जिसको फर्दर क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता, और कंपाउंड या कंपोजिट इवेंट उसको बोलते हैं जिसको फर्दर जो है पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल जैसे कॉइन टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम हेड है एंड टेल है। नाउ दिस हेड कैनॉट बी फर्दर क्लासिफाइड क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, अब इसको आगे मैं फर्दर क्लासिफाइड नहीं कर सकता। करेक्ट। बट अगर मैं स्टूडेंट कार्ड्स की बात करता हूँ, कार्ड्स टोटल 52 होते हैं। 52 कार्ड्स में बाइफर्केशन कैसा रहता है कि 26 रेड कार्ड है और 26 जो है वो ब्लैक कार्ड है। अब इसको फर्दर बाइफर्केट किया जा सकता है। 26 के भी 13 के ऐसे 2 सूट बनते हैं और यहाँ पे भी 13 के 2 सूट्स बनेंगे। सो ये जो है डायमंड और हार्ट, यहाँ पे स्पेड्स एंड क्लब। सो फर्दर बाइफर्केट किया जा सकता है इस इवेंट को, जिसके लिए इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट इवेंट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है स्टूडेंट? अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, जैसे डाइस रोल किया तो पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं, ये मेरा सैंपल स्पेस होगा। जितने भी पॉसिबल आउटकम है जिनको हम इन एडवांस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो बेसिकली सैंपल स्पेस इज अ collection of possible outcome out of the random experiment. All right student, okay, now we will move to mutually exclusive event. Mutually exclusive event student, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? पहली बात, 2 इवेंट जो एक साथ नहीं आ सकते, जो एक साथ नहीं आ सकते। इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन द अकरेंस ऑफ एनी वन इवेंट और अदरवाइज, मतलब एक इवेंट अगर अकर करता है तो दूसरा उसके साथ नहीं आ सकता, वो दोनों साथ में अकर हो ही नहीं सकते। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे कॉइन टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम हेड टेल हो सकते हैं, बट आएंगे क्या? आएंगे इधर हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों तो साथ में नहीं आएंगे ना। तो हेड और टेल को यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे क्योंकि दोनों के अकरेंस के चांसेस पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। तो अगर कोई एक इवेंट ए है और दूसरा इवेंट बी है,
अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनका जो इंटरसेक्शन है, मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं आएगा, इन दोनों का कॉमन होगा नल सेट, जिसको 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। या इनकी अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं, इनकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पॉसिबल ही नहीं होगा, 0 आएगा, इम्पॉसिबल इवेंट होंगे। So when two events are mutually exclusive, its intersection is equals to 0 because they cannot occur simultaneously at a time. Okay student, now we'll move to the next part. और next है equally likely event. Equally likely event का मतलब ये होता है कि events are said to be equally likely when they are equiprobable, जिनके आने के चांसेस हमेशा इक्वल ही होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार आपको कॉइन का एग्जाम्पल इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि समझने में इजी रहेगा। जब एक कॉइन टॉस करते हैं तो 1/2 या 50% चांसेस होते हैं कि हेड आएंगे और 1/2 या 50% चांसेस होते हैं कि टेल आएंगे, तो इक्वी प्रोबेबल है ये। सिमिलरली डाइस जब रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो हर एक नंबर के आने के जो चांसेस है वो 1/6 है, तो दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट या म्यूचुअली सिमेट्रिक या इक्वी प्रोबेबल इवेंट। ओके, माय नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एग्जॉस्टिव इवेंट। स्टूडेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये होता है कि जब आप दो इवेंट को मिक्स करेंगे तो इट विल रिप्रेजेंट द एंटायर सैंपल स्पेस, it will represent the entire sample space. So say for example, if I'll write 1 2 3, if I'll write 4 5 6, और अगर हमको सैंपल स्पेस दे रखा है और वो है 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 1 2 3 4 5 6, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये 1 2 3 4 5 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एंटायर सैंपल स्पेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो वो आएगा 1। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालूंगा तो वो आएगा 1। इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके स्टूडेंट, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। द इवेंट आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव व्हेन दे इंक्लूड द पॉसिबल आउटकम इवेंट विल बी नेसेसरी अकर ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस। So entirely or together, if we mix both the event, then it should represent the sample space. Now next, independent and dependent event. So independent और dependent, dependent event को हम लोग conditional probability भी कहते हैं स्टूडेंट। conditional probability क्या होती है वो हम लोग जानेंगे अभी। सबसे पहले बात कर लेते हैं independent event की। Event are said to be independent if each other happening of any one of them is not affected by or does not affected the happening of any one of the other event. Independent event वो event होता है if the happening or non happening of the one event does not lead any changes to the other event, then both the event are called independent. ए इवेंट के होने से अगर बी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो ए और बी को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। दूसरा डिपेंडेंट इवेंट, when the occurrence of one event depend on the occurrence of other event, then it is called as dependent event. एक इवेंट के होने या ना होने से अगर दूसरा इवेंट पे फर्क पड़ता है तो उसको डिपेंडेंट इवेंट या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, और अगर फर्क नहीं पड़ता तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। आइए स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस बात को। से फॉर एग्जाम्पल कार्ड्स की बात करूं तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। अब ये 52 कार्ड्स में से मैं 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहा हूं, 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहा हूं। अब वो कार्ड मेरा एस कार्ड होना चाहिए। वो कार्ड मेरा क्या होना चाहिए? एस कार्ड होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी जरा जानते हैं अंडर 2 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है विथ रिपीटेशन और दूसरा है विदाउट रिपीटेशन। ये विथ रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग कार्ड को फिर से ड्रॉ करके फिर से हम लोग क्या करेंगे? रीसफल करेंगे। और विदाउट में क्या होगा कि एक बार कार्ड हम लोग ने निकाल लिया तो वही फिर से यूज नहीं करेंगे। ओके, नाउ वेरी सिंपल, विथ रिप्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं। विथ रिप्लेसमेंट पहला कार्ड जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो एस कार्ड हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट? टोटल 4 एस कार्ड होते हैं, आपको मालूम होगा। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं ज़रा कार्ड्स के बारे में आपको डिटेल पहले दे दूं। टोटल कार्ड्स जो है वो 52 होते हैं स्टूडेंट। 52 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 26 रेड, 26 ब्लैक। फर्दर रेड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हार्ट और डायमंड। सिमिलरली ब्लैक को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्पेड्स और क्लब। हर एक ईच सूट कंटेन 13 कार्ड्स। इसके अलावा 4 एस कार्ड होते हैं, मतलब जो इसमें इंक्लूड है, हर एक सूट में एक एक एस कार्ड। 4 किंग कार्ड होते हैं, 4 जैक होता है, 4 क्वीन कार्ड होती है, 4 किंग कार्ड होते हैं। अच्छा, किंग कार्ड तो मैंने बता दिया आपको। नाउ एस कार्ड को छोड़ के बाकी सबको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। किंग कार्ड हो गया, फिर आपका जैक हो गया, क्वीन हो गए। सो टोटल 12 जो है वो फेस कार्ड होते हैं। 12 फेस कार्ड होते हैं। ओके, सो नाउ एस कार्ड निकल जाए, वो कितने चांसेस होंगे? टोटल 4 एस कार्ड होते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4, और 52 कार्ड्स में से तो 4/52। सेकेंड कार्ड भी एस कार्ड आ जाए, उसके चांसेस कितने होंगे स्टूडेंट? तो अभी यहाँ पे रिप्लेसमेंट अलाउड है, तो मैंने वो जो कार्ड पहला निकाला वो फिर से पैक ऑफ 52 में रख दिया और उसको सफल किया। जब सफल किया तो फिर से उसमें कितने एस कार्ड हो जाएंगे? 4 एस कार्ड। तो सेकेंड कार्ड भी एस कार्ड निकले, इसकी चांसेस कितने होंगे? 4/52। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं, रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। तो फर्स्ट कार्ड जब हम लोग विड्रॉ करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। अब वो जो कार्ड है वो फिर से हम लोग रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो अब जो सेकेंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एस कार्ड निकले। नाउ स्टूडेंट, अब एस कार्ड बच जाएंगे 3,
और कार्ड टोटल हो जाएगा 51। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट कार्ड पहले ड्रॉ करूँ और सेकेंड कार्ड बाद में, तो क्या मेरी प्रोबेबिलिटी के कोई चेंजेस आ रहा है क्या? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे ए के होने से, अगर पहले को मैं ए ले लेता हूँ और दूसरे को बी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ए के होने से या ए के ना होने से, अगर ए होता ही नहीं, पहला कार्ड ये निकालता, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती? 4/52। ए अभी है, उसके बाद भी मेरा प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है? 4/52। तो ए के होने या ना होने से इवेंट बी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि भाई ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं, इंडिपेंडेंट इवेंट। यहां पे देखिए, ये ए है, ये बी है। अगर मैं फर्स्ट कार्ड ड्रॉ करता हूं तो प्रोबेबिलिटी 4/52 आती है। मतलब ए के रहने से बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/51। अगर मान लीजिए ए होता ही नहीं, तो क्या बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/51 होता? नहीं। तो बी पहला कार्ड होता और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती? 4/52। तो यहाँ पे ए के होने से या ए के ना होने से बी की प्रोबेबिलिटी पे चेंजेस आ रहा है। इसके लिए बी जो है वो ए पे डिपेंडेंट है। इसके लिए ये इवेंट बी नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, और यही होता है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे बी का होना या ना होना, उसकी प्रोबेबिलिटी का, ये ए पे डिपेंड करता है। हेंस इट इज कॉल्ड बी गिवन ए, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, स्टूडेंट, आप ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार वो क्लियर हो गया तो आपको कोई भी चैलेंज नहीं आएगा जब आप मॉड्यूल के सम सॉल्व करेंगे या एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसके साथ साथ आपको परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में खास करके कॉम्बिनेशंस अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी चैप्टर में उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस की। तो अलग अलग मेथड है स्टूडेंट। पहले को बोलते हैं क्लासिकल या मैथमेटिकल अप्रोच, सेकेंड इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल और रिलेटिवली फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड इज कॉल्ड एक्सोमेटिव और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तीन टाइप होते हैं स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के। जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है वो तो हमें बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, जहाँ पे ए का मतलब होता है स्टूडेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। याद रखो, फेवरेबल आउटकम मतलब जो आउटकम है उसमें से हमें जो चाहिए, आउट ऑफ द सैंपल स्पेस हमें जो चाहिए वो मेरा फेवरेबल आउटकम है। तो under the classical definition of probability, its probability is always in the form of n of a upon n of s, where a is favorable outcome and s is a total outcome which is your sample space. Okay, so probability का जो range होता है स्टूडेंट, ये हमेशा याद रखिए, probability is always lies between 0 and 1। कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी इस रेंज से एक्सीड नहीं करेगा। प्रोबेबिलिटी के आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होते। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव भी नहीं होती और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते। सो एंटायर 1 इज रिप्रेजेंटिंग योर सैंपल स्पेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, इट मीन्स ये इवेंट पॉसिबल नहीं है।
इम्पॉसिबल इवेंट है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मतलब ये सर्टन या श्योर इवेंट है, बिकॉज इट्स इंक्लूड एवरीथिंग और 100% ऑफ द वैल्यू। अब बात करेंगे स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी की। स्टूडेंट जब बात कॉम्प्लीमेंट्री की होती है तो एंटायर, ये आपने वर्ड सेट्स चैप्टर में भी पढ़ा रहेगा, उसमें क्या करते थे, यूनिवर्सल सेट में से लेट्स से सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना रहता था, तो क्या करते थे, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे स्टूडेंट। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, टोटल सैंपल स्पेस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। तो 1 में से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल दूं तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। सो माय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 मीन्स एंटायर प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर मैं स्टूडेंट इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिलके क्या बन जाएंगे, 1। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। ओके, ऑल राइट, मीन्स ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिलके हमेशा 1 या एंटायर सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये भी कोई नई बात नहीं है स्टूडेंट, कभी भी ए अगर आ रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट साथ में नहीं आ सकता। ओके, इस क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या मैथमेटिकल जो अप्रोच है इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। लिमिटेशन ये है कि ये वेरी लार्ज डेटा के लिए सुटेबल नहीं होता है। सेकेंड, इट्स फेल इफ द आउटकम आर नॉट इक्वली लाइकली। ये जनरली तब पॉसिबल है जब एवरी जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली हो, हर एक का आने के चांसेस इक्वल हो। ओके, और ये तभी आप कर सकते हैं प्रेडिक्ट जब आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट मालूम रहेगा या आउटकम इन एडवांस प्रेडिक्टेबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है स्टूडेंट स्टैटिस्टिकल या रिलेटिवली फ्रीक्वेंसी, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे इस मेथड में द रैंडम एक्सपेरिमेंट एज रिपीटेड एट लार्ज नंबर ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अंडर एन आइडेंटिकल कंडीशन, तो इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं जहाँ पे एन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, एन स्टैंड्स टू इन्फिनिटी, और वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी का m अपॉन n। तो ये सिर्फ थियरी में आ सकता है और इसका कोई ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है हमारे। नेक्स्ट जो एक्सोमेटिव डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जितने भी इवेंट है शुड बी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, मतलब जो सारे इवेंट है वो सैम्पल स्पेस का पार्ट होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस हमेशा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो ऐसे केस में इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो जाहिर सी बात है क्या होगा, 0 होगा। और ये यूनियन करेंगे तो दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन 0 है, तो यूनियन क्या होगा, सिर्फ दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, so this part is very much clear. Now we'll move to the next part of the probability. आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पार्ट। अब स्टूडेंट आपको जब भी प्रोबेबिलिटी के सम्स आएंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो जितना क्लियर रहेगा उतना आपको आसानी होगी सम सॉल्विंग में।
वो चीज़ें या वो शॉर्टकट्स क्या है ज़रा बात कर लेते हैं। 2 कॉइन्स अगर टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम या सैम्पल स्पेस क्या होगा, तो उसके लिए हमेशा फॉर्मूला होता है 2n। n इज़ नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टॉस। तो अगर 2 बार टॉस करेंगे तो 2/2 2/2 4 होता है, सैम्पल स्पेस 4 होगा। यहीं पे अगर 3 बार कॉइन टॉस करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और 2/3 मतलब सैम्पल स्पेस 8 होंगे। तो कॉइन के लिए याद रखिए शॉर्टकट है 2n। सो 5 टाइम्स अगर टॉस करेंगे तो 32 आउटकम आएंगे। सिमिलरली अगर डाइस हम लोग रोल करते हैं तो उसका फॉर्मूला 6/n होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ टाइम्स डाइस इज थ्रोन। सो अगर 2 बार डाइस रोल करते हैं तो 36 हमारी सैम्पल स्पेस आती है, और आपको मालूम रहेगा कि वो 36 डाइस के केस में हम लोग सैम्पल स्पेस कैसे लेस डाउन करते हैं। ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 1, फिर इस रो में हमेशा 1 के साथ 6 तक जाएंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ये सेकेंड रो में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, थर्ड में 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, फोर्थ में 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। सो इस तरह से 36 सैम्पल स्पेस होते हैं जब भी 2 डाइस रोल किया जाता है। स्टूडेंट, रोलिंग ऑफ डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कंफर्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्स में, तो इस चीज़ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करनी है। स्टूडेंट, और एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन में अगर एटलीस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है मिनिमम, इट मीन्स वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ 10, क्वेश्चन में बोले आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 2 चाहिए, एटलीस्ट 2। तो आप समझिए यहाँ पे n कितना है, 10 है, जिसमें से आपको कितना चाहिए, कम से कम 2, कम से कम 2। तो जो वैल्यूज आएंगी वो 2 या मोर देन 2 होगा, मतलब 2 3 4 से लेके 10 तक होगा। अब ये डायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, 1 माइनस जो नहीं चाहिए। अब 2 से मैंने स्टार्ट किया तो 2 तो चाहिए था, तो क्या क्या नहीं चाहिए, तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। एटलीस्ट के केस में स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, मतलब जो आपको नहीं चाहिए वो माइनस कर देने का एंटायर प्रोबेबिलिटी में से। तो ये चीज़ आप याद रखिए। एटमोस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट मैक्सिमम। तो जब भी बात एटमोस्ट की होगी तो जो नंबर दिया है उससे ज़्यादा नहीं होगा, उसके जो पीछे के सारे वैल्यूज़ है वो हम लोग सारा का सारा कंसिडर करेंगे, उससे आगे के वैल्यूज़ नहीं लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट, जब भी हम लोग डाइस के खास करके सम्स करते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए स्टूडेंट ये एक शॉर्टकट है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो शॉर्टकट बताया गया है वो ये बता रहा है कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर फेस ऑफ द डाइस, अगर बोला है कि 2 आता है तो 2 जो है इस डाइस में जिनका सम 2 हो, ऐसा एक ही बार पॉसिबिलिटी होती है, तो ये एक है। सिमिलरली सम 3 हो जाए, सम 3 हो जाए, ऐसा कितनी बार होगा, तो ऐसा 2 बार होगा। कहाँ कहाँ पे होगा वो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 2 और 2 1। सिमिलरली मैं आगे बढ़ता हूँ, सम 6 हो जाए, ऐसा टोटल 5 टाइम्स होगा। कैसे देखेंगे, तो जहाँ पे 6 का टोटल आ रहा है आपको सीधा वहाँ से ये देखिए जितने भी लाइन जा रहे हैं वो 6 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 बार है। सिमिलरली 12 कितनी बार आएगा, एक ही बार। तो आपको क्या करनी है, आपको सम पहले कहाँ से कहाँ तक लिख देनी है,
2 से लेके 12 तक। फिर आपको क्या करनी है, 1 से लेके 6 तक जाना है और फिर रिवर्स हो जाना है। 5 4 3 2 1। तो ये शॉर्टकट होता है जिसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है वो फेस केसेस के बारे में है कि एफ का यहाँ पे मतलब है फेस ऑन फर्स्ट डाइस और एस का मतलब है फेस ऑन सेकेंड डाइस। तो ऐसे 6 इवेंट होते हैं जहाँ पे फर्स्ट डाइस और सेकेंड डाइस के जो फेस होते हैं वो सेम होते हैं। कैसे? अगर आप देखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 सॉरी 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो ये 6 बार जो है फेस सेम होते हैं। सिमिलरली 15 टाइम्स ऐसे होगा कि फेस ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन फेस ऑन सेकेंड डाई एंड एग्जैक्टली 15 टाइम्स ऐसा होगा कि फेस ऑन सेकेंड डाई इज ग्रेटर देन फेस ऑन फर्स्ट डाइस। सो टोटल 36 हो गए। तो ये शॉर्टकट का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आप इजीली सम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा। स्टूडेंट अगर चिल्ड्रन इन अ फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे टैकल करने का, एग्जैक्टली जब 3 कॉइन टॉस होता है तो जिस मैनर में हम लोग सारे सैम्पल स्पेस 8 सैम्पल स्पेस लिखते हैं, एग्जैक्टली सेम मैनर में हम लोग 3 चिल्ड्रन का भी लिखेंगे। वो सैम्पल स्पेस यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिए। पहला है बॉय बॉयज़ बॉय, फिर 2 बॉय 1 गर्ल, फिर बॉयज़ गर्ल बॉयज़, फिर बॉयज़ गर्ल गर्ल, बॉयज़ बॉय गर्ल्स बॉयज़ बॉयज़। तो इस तरह से टोटल 8 सैम्पल स्पेस होते हैं और इनके सॉल्विंग के तरीके भी एग्जैक्ट सेम है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट वो है लीप ईयर का। स्टूडेंट लीप ईयर में अपने को मालूम है कि 366 डेज होते हैं। अगर मैं वीक की बात करूँ तो 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा मिल जाता है। वो 2 डेज जो एक्स्ट्रा होते हैं स्टूडेंट, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ भी हो सकता है। एनी 2 डेज पॉसिबल, लाइक संडे मंडे हो सकता है वो 2 दिन, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेनसडे हो सकता है, वेनसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। तो इधर पॉसिबिलिटीज़ जो है वो पॉसिबल है। ऐसे केस में स्टूडेंट जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा डेज है आपको पूछेंगे कि वो दिन की पॉसिबिलिटी क्या होगी वो 2 डेज़ की, तो जनरली केस में आपका आंसर 2/7 आएगा। अगर नॉन लीप ईयर है तो आंसर 1/7 आएगा, बिकॉज एक ही एक्स्ट्रा दिन बचता है। वो एक्स्ट्रा दिन आउट ऑफ द 7 डेज कोई भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो लीप ईयर के केस में 2/7, नॉन लीप ईयर के केस में 1/7। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, कार्ड्स का मैंने आपको बता ही दिया स्टूडेंट। 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड 26 ब्लैक। उसके भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, 13 रेड 13 डायमंड, यहाँ पे 13 स्पेड 13 क्लब। इसके अलावा कुछ फेस कार्ड होते हैं जो मैंने आपको बताया था, 12 फेस कार्ड होते हैं। हर एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, इसको फेस कार्ड नहीं गिनते। वैसे ही एस जैक क्वीन और किंग को ऑनर्ड कार्ड बोलते हैं। तो हर एक सूट में 4 ऑनर्ड कार्ड होते हैं, इंटू 4 सूट होते हैं, टोटल 16 ऑनर्ड कार्ड हो जाएंगे। ओके सो स्टूडेंट ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि एक कार्ड का जो पैक है उसमें 2 जोकर कार्ड है। तो स्टूडेंट जब भी जोकर कार्ड रहेगा तो जब आपके सैम्पल स्पेस होंगे वो 54 हो जाएंगे। उस केस में आपको 52 नहीं लिखना है, सैम्पल स्पेस 54 हो जाएगा, बिकॉज वो 2 जोकर कार्ड को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। ओके इससे रिलेटेड जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओके
नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, वो है हमारे किसी बैग से हम लोग कुछ पर्टिकुलर बॉल्स या कोई पर्टिकुलर कलर्स के बॉल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी रहती है। ऐसे केस में स्टूडेंट हम लोग कॉम्बिनेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही बताया था कि ये चैप्टर में कॉम्बिनेशन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होगा प्रोबेबिलिटी में। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर लेट्स से m रेड बॉल है, n ब्लैक बॉल है, और उसमें से मैं अगर r ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरा जो टोटल वेज होगा ड्रॉ करने का वो m प्लस n, और उसमें से r, मतलब अगर एक बैग है उसमें 5 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है, और इन्हीं 2 बॉल अगर मुझे ड्रॉ करना है, तो उसकी जो सैम्पल स्पेस होगी वो 8c2 हो जाएगी। 5 and 3 इज 8, आउट ऑफ 8 मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बॉल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट, एनसीआर को सॉल्व करने का क्या टेक्निक है, ये आप कॉम्बिनेशन चैप्टर में सीखे रहोगे। अगर आपने नहीं सीखा है तो कॉम्बिनेशन एंड परमिटेशन से रिलेटेड हमारा वीडियो आएगा, आप वो देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बताऊँ, एनसीआर को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो 8c2 है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले करेंगे 8 फैक्टोरियल और फिर नीचे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल, ये 4, आंसर आएगा 28। ओके स्टूडेंट, सो नाउ मूविंग फर्दर, कुछ अब बात करेंगे थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की या रूल ऑफ एडिशंस। स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला है इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। ये जो जितने भी फॉर्मूला है वो सेट्स थियरी पे बेस्ड है। फॉर्मूला सारे सेट्स के ही रहेंगे, आगे खाली प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। जैसे कि आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो सेट्स चैप्टर में हम लोग ने देखा है ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है वो लेस कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैन बी ऑल्सो रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, और वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफरेंस बी। तो ये डिफरेंस बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, तो जब भी बात यूनियन की आएगी या और की आएगी तो एडिशन करना है, और जब बात एंड की होगी तो आपको इंटरसेक्शन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये एक शॉर्टकट होता है। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट ए एंड नॉट बी की। ए एंड नॉट बी या ए बट नॉट बी, यहाँ पे बट और एंड के लिए सेमी साइन यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन आ रहा है इसको कैसे रीड करेंगे मैथमेटिकली। ए एंड बी नहीं चाहिए तो बी कॉम्प्लीमेंट, और ये वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे डिराइव कर सकते हैं, आप एक दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। ए में से अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया तो आपको ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट के वैल्यू आ जाएंगे। तो ये सारा फॉर्मूला एक ही है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो सिमिलरली ए एंड बी बोलूँ या ए इंटरसेक्शन बी बोलूँ या ए बी बोलूँ, मतलब तो सेम ही है। ये जो थर्ड है बी एंड नॉट ए, तो नॉट ए मतलब ए पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब यहाँ पे स्टूडेंट इवेंट कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी इवेंट है ए कॉम्प्लीमेंट है। आपको क्या करना है, इवेंट में से इंटरसेक्शन माइनस कर देना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा। सो हमेशा याद रखिए इवेंट माइनस इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको इवेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, नीदर ए नॉर बी, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ना ही ए चाहिए और ना ही बी चाहिए। ठीक है, ओके। तो अभी स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी से रिलेटेड है। स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देनी है दो का इंटरसेक्शन, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ऐड कर देनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस ऐड कर देनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इसके अलावा स्टूडेंट अगर ए बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है तो उस केस में इंटरसेक्शन तो कुछ होगा ही नहीं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, उसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और टोटल आंसर आ जाएगा उसका 1। सिमिलरली स्टूडेंट आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो कैसे डिराइव होता है। आपको इवेंट में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देना, तो यहाँ पे वही सारे फॉर्मूला हैं। पॉइंट नंबर सी में देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये कैसे निकलेगा, एंटायर प्रोबेबिलिटी विच इज़ 1 उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस करके हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस जो इंटरसेक्शन होगा वो यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट था तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ऑल राइट स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑड्स इन फेवर, और दूसरा ऑड्स अगेंस्ट। अब इसमें भी 2 पार्ट हो सकते हैं, फेवरेबल इवेंट और अनफेवरेबल इवेंट, और यहाँ पे भी 2 पार्ट हो सकते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेंट। इन शॉर्ट स्टूडेंट, ऑड्स इन फेवर के 2 पॉसिबिलिटी होती है, फेवरेबल और अनफेवरेबल, और ऑड्स इन अगेंस्ट में भी 2 पॉसिबिलिटी होती है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑड्स इन फेवर में जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा वो फेवरेबल अपॉन टोटल होगा, टोटल दैट इज़ फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, और जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो अनफेवरेबल अपॉन टोटल होगा, दैट इज़ यू प्लस वी। क्योंकि ऑड्स इन फेवर के केस में जो पहला रहता है वो इवेंट रहता है और जो सेकेंड रहता है वो कॉम्प्लीमेंट रहता है, जबकि ऑड्स इन अगेंस्ट में स्टूडेंट पहले जो रहता है वो रहता है आपका कॉम्प्लीमेंट और दूसरा जो रहता है वो रहता है इवेंट। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकलेगा वो यू प्लस बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होगा वी
प्लस यू प्लस बी। स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली गैम्बलिंग और ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जिसमें हर एक फेवर के केस में भी दो वैल्यू एसोसिएट होते हैं और अगेंस्ट में भी दो वैल्यूज एसोसिएट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके अगर समझाऊं कि दो टीम है, तो दो टीम से रिलेटेड जो पॉसिबिलिटी हो चार हो सकती हैं। पहला, अगर टीम ए है और टीम बी है, तो पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि टीम ए विंस, ए विन। दूसरा हो सकता है ए लूज। तीसरा केस हो सकता है कि बी विन और चौथा हो सकता है कि बी लूज। तो ऐसे चार पॉसिबिलिटी एसोसिएटेड हो सकता है। अभी अगर अपने को क्वेश्चंस में ऐसा दे रखा हो ऑड्स इन फेवर इज 5-3, तो हमारा फेवरेबल का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा? तो पहला होगा, ये पहला जो दिया रहता है वो फेवर के केस में इवेंट होता है और ये जो रहता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/8, ये 5+3। और प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट की क्या होगी? तो वो होगी 3/8। ये मैंने बात की ऑड्स इन फेवर की। अब बात करते हैं, यही क्वेश्चन है और ऐसा बोला गया है ऑड्स इन अगेंस्ट इज 3:2। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या इवेंट जो है वो इवेंट यहाँ पे सेकेंड वाला है और ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है। तो ए क्या होगा? 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो होगा 3/5। तो ये आपको याद रखना है, जब भी ऑड्स के सम्स आएंगे तो पहले इतना काम अपने को कर लेना है, उसके बाद क्वेश्चन में जो भी पूछा रहेगा उस हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ऑड्स इन अगेंस्ट में पहला जो रहता है वो कॉम्प्लीमेंट और दूसरा जो रहता है वो इवेंट। ऑड्स इन फेवर में जो पहला रहेगा वो आपका इवेंट होगा और जो बाद में दिया है वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट पार्ट, वो है थियरी ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन रूल की। स्टूडेंट अगर ए और बी दो इवेंट है जो कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट या साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ टू इवेंट ए एंड बी वुड बी गिवन बाय प्रोडक्ट। तो दोनों के जो आने के चांसेस है वो प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कब? जब ए और बी दोनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट ना हो। तो आइए ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंबॉलिकली मैथमेटिकली अगर मैं फॉर्मूला क्रिएट करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो फॉर्मूला होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। बट ये तभी पॉसिबल है जब इवेंट क्या हो? इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ये डिपेंडेंट इवेंट है, कंडीशनल है, तो फिर क्या होगा? तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हो जाएगा। तो ये अगर आपको चीज़ याद है तो ये जो जितने भी फॉर्मूले हैं वो यहीं से डिराइव किए गए हैं। अभी आगे जो भी मैं फॉर्मूला डिस्कस करूँगा, फर्स्ट फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। देखिए ये बी गिवन ए, अगर इसकी फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिमिलरली अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कंडीशन ये है कि पहले केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए, मतलब उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। सिमिलरली दूसरे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद के फॉर्मूले स्टूडेंट एग्जैक्ट सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन जो नीचे दिया रहता है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट।
नाउ ये वैल्यू कैसे निकलेगा? तो इवेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इवेंट माइनस इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है स्टूडेंट? टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज़ 1, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को माइनस कर देंगे। तो एक और फॉर्मूला क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो ये सारे डेरिवेशन है फॉर्मूलाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि अगेन इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को अगेन फर्दर लिख सकते हैं हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ये हो जाएगा अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस तरह से फॉर्मूला 5 एंड 6 भी सेम मैनर में डिराइव किया गया। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। इवेंट अगर इंडिपेंडेंट होते स्टूडेंट तो क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि बी के होने या ना होने से ए पे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए के होने या ना होने से बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल स्टूडेंट कंक्लूजन ये है कि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ए और बी तो उसका जो इंटरसेक्शन है वो 0 होगा। अगर इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन दोनों का प्रोडक्ट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर इक्वल लाइकली इवेंट है तो जो प्रोबेबिलिटी ए का वैल्यू है वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू आएगा। अगर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है तो क्या होगा, जो इनका यूनियन है वो इज इक्वल्स टू 1 होगा। और अगर ये दोनों हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी के इस चैप्टर में इतने मेन फॉर्मुलेस थे जो मैंने आपको करा दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर लेके आएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।